डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे पता है कि इस वीडियो के लिए मेरे कई स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारी के साथ इस एग्जाम को दिया है। मैं बात कर रहा हूं जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर एग्जाम जो कुछ ही दिन पहले हुई है। पॉलिटिकल साइंस के रिटन पेपर की मैं बात कर रहा हूं और उसको हम आज एनालाइज कर रहे हैं, एक्सप्लेन विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल का डिफिकल्टी लेवल थी और क्या कट ऑफ हो सकता है। कट ऑफ तो नहीं, लेकिन क्या अच्छा स्कोर हो सकता है। यदि आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बोल रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, जो एक छोटा सा प्रयास है नॉलेज को शेयर करने का। रिसर्च बेस्ड सोशल साइंस, खास करके पॉलिटिकल साइंस, वो भी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। और जैसा मैंने कहा, आज हम चर्चा कर रहे हैं जेके पीएससी 10+2 लेक्चर एग्जाम पॉलिटिकल साइंस। लेट अस बिगिन। लेकिन उसके पहले मैं थैंक्स देना चाहता हूं अपने कुछ लॉयल स्टूडेंट्स को। मुझे बहुत सारे लोगों ने पेपर भेजा है, लेकिन जो सबसे पहले जिन्होंने भेजा है उसमें शिवांगी अंथाल हैं, ऋषभ चौधरी हैं और खान इरफान हैं। मॉर्निंग स्टार के नेम से भी एक स्टूडेंट लिखते हैं, उन्होंने भेजा है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर के दौर के थ्रू नॉलेज को शेयर करूं करंट अफेयर, आपको पता होना चाहिए कि 2 बैचेस बहुत ही ब्यूटीफुली अभी रन हो रहे हैं, जिसमें कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द क्लास आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑल प्रीवियस क्लासेस आर रिकॉर्डेड एंड दे आर शेयर्ड। नॉट ओनली दैट, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जो सेकेंड कोर्स है, तो उसमें जितने भी अभी तक मॉक लिए गए हैं वो भी लाइव हैं। ऑनलाइन आप जाके लाइव ले सकते हैं और ऑफलाइन पीडीएफ में शेयर्ड है ग्रुप में। फर्स्ट बैच जो है फाउंडेशन बैच है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप अपनी बेस को मजबूत करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी के लिए या अदर पीजीईटी या इवन यूजीसी नेट के लिए। वैसे इसमें सीयूईटी पीजी के सिलेबस पे फोकस किया गया है। इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर तक है। आप बिल्कुल अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्टर करने के लिए अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर polsciencehelp@gmail.com पे भेजें। यदि आप 2 महीने के लिए क्रैश कोर्स के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल, जो हेल्प करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, पीएससी, इन सब एग्जाम के लिए भी, जो जनवरी 2026 तक चल रहा है, तो आप रजिस्टर करें विद सेम इंफॉर्मेशन। मेल करें, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर @polsciencehelp@polsciencehelp.in पे। प्लीज इस मेल आईडी को गौर से देखें, जो कि डिफरेंट है इस मेल आईडी से। ये मैं कह रहा था कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स किंडल वर्जन में है। अब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं किंडल वर्जन को एस कर लिए होंगे, वो ऑनलाइन के। तो आप लोग बहुत मास्टर हो, आप लोग यंग हो, लेकिन मोबाइल पे मत पढ़ना, टैब या सस्ते लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करना यदि महंगा नहीं ले सकते हो तो। ये बुक्स जो हैं, तब तक आप तैयारी कीजिए। आप सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो आपके लिए एक बेहतरीन वंडरफुल रिसोर्स जो है सीयूईटी पीजी 2026 प्रेप स्टार्ट गाइड है। प्रेप स्टार्ट गाइड, ये ट्रू मायने में एक प्रेप स्टार्ट गाइड है, जिसमें कि वो सब कुछ है जो कि 2026 एग्जाम के लिए आपको जानना चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसकी सिलेबस, उसके पैटर्न, 5 साल के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, 3 साल में जो यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट कट ऑफ गए, जो इधर उधर आप पूछते रहते हो, वो वहां पे दी गई है। और उसके बाद 500 से ज्यादा जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए सीयूईटी पीजी में, उसकी ऐसी एनालिसिस जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, और इतनी इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल उन क्वेश्चन को भी यदि आप देख लोगे ना, तो आप सीयूईटी पीजी के अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्ट कितनी बार ही रिपीट हो गए हैं सिलेबस में। तो ये बुक को आप नॉमिनल कॉस्ट पे ले सकते हो। यूजीसी नेट यदि आप, और यदि आप सीयूईटी पीजी दे रहे हो, तो इस गाइड को तो लिए बगैर आपको सीयूईटी पीजी देना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सर क्या ये गाइड को आप रिवाइज करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। मैं जितना रिवाइज करूंगा उतना ही गाइड बल्कि होता जाएगा। अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट है। क्यों आप चाहते हो कि मैं और अधिक फैक्ट दूं और आपके दिमाग को बोझिल करूं? क्योंकि और अधिक फैक्ट ही तो देंगे, सिलेबस तो चेंज हुई नहीं है। तो चलिए, आप सीयूईटी पीजी गाइड जो अभी जिस फॉर्म में है, जो पिछले साल रिवाइज हुई है, उसको आप यूज कीजिए। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो ये बुक के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। यूजीसी नेट एग्जाम गाइड और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस तो आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे आप सीयूईटी पीजी दो, चाहे यूजीसी नेट, या कोई भी आपके लिए मदर बुक के जैसा आप लोगों ने इसको बनाया। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, सीधा आप क्लिक करके आप जाके खरीद सकते हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, याद रखना एक बात को, कि आप यदि इस बुक को खरीदते हैं, तो ये
सवाल आपके जहन में आएगा कि मैं उसको पढूं कैसे। उसके लिए किंडल जो ऐप है, जो फ्रीली अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो लॉगिन आप करेंगे वो वही यूजर आईडी और पासवर्ड से कीजिए जिससे आपने अमेजन में बुक खरीदा है। दोनों अलग अलग होने पे आपको नहीं दिखेगा। वहाँ लाइब्रेरी लिंक होता है किंडल ऐप में, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बुक दिखेगी, जो भी आप बुक खरीदते हैं, और बहुत सारे फ्री बुक भी आपको दिखेंगे वहाँ। उसको डबल क्लिक कीजिए और पढ़िए और देखिए वंडरफुल दुनिया जो किंडल की है उसमें आप चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर की करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक जनरल, आपको पता है मैं एक जनरल ओवरव्यू पेपर का देता हूं कैसा मुझे लगा है। ये डेफिनेटली एक टफ पेपर है, वैसे जेके पीएससी माना जाता है टफनेस के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, कुछ बहुत ही अजीब से भी हैं, मतलब नोन क्वेश्चन भी आपको इन्होंने अननोन टाइप के ट्विस्ट दिए हैं। लेसर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको लिया है वेल नोन चीज़ों में भी। कुछ कुछ चैलेंज भी कर सकते हैं आप, लेकिन करीब 55% क्वेश्चन अच्छे हैं। और वो क्वेश्चन वही हैं जो कि कोई भी ब्रेनी सेटर, जब मैं भी क्वेश्चन सेट करता हूं तो जो जिस टाइप के क्वेश्चन सेट करेंगे उस टाइप के उन्होंने करने की कोशिश की। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पेपर नॉलेज गेन करने के लिए। यदि आप कंपीट नहीं कर रहे हो, यदि कंपीट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डरावना लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 45% ऑफ द क्वेश्चन आर आइदर टफ और मॉडरेट टू टफ। चलिए शुरुआत करते हैं। Who of the following declared that gradual process of equality is somewhat fated? अब ये पहला ही क्वेश्चन आपको बम्प कर देगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलवेज टफ होता है, किसने क्या कहा है। लेकिन ये इसके मायने क्या है समझिए, किसने कहा है वो तो चलिए आप जानते हैं, तो जानते हैं। द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इक्वालिटी इज समवॉट फेटेड, मतलब कि कुछ भी कर ले ये नियति है कि हम, मतलब मनुष्यों में बराबरी के तरफ ही बढ़ेगा। मानव सभ्यता यदि आगे बढ़ेगी तो बराबरी की तरफ बढ़ेगी। ठीक है कि इनइक्वलिटी है, इसको कई लोग काट भी सकते हैं। एरिस्टोटल के अनुसार से तो इनइक्वलिटी जो है वो नेचुरल है और इक्वलिटी कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इक्वलिटी अननेचुरल है। तो लेकिन फिर भी इस तरह की बात कहने वाले एलेक्स डी टॉकवेल हैं, जिन्होंने अपने फेमस बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835, जरूर इसको याद कर लीजिए इस बुक को। टॉकवेल व्यूड दिस राइज ऑफ इक्वलिटी, और इक्वलिटी बेस्ड समाज ही तो डेमोक्रेसी है, एज एन इररेजिस्टेबल, इनएविटेबल, जो कि होना ही होना है, एंड फेटेड हिस्टोरिकल फोर्स। The idea that divine, the absolute, exists within all human beings regardless of social status was propagated by। यहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो सकते हैं यदि आपने वेदांता को थोड़ा बहुत भी समझा है तो। वेदांता का मतलब ये होता है, वेदांत फिलॉसफी जो है, जिसको कि एकत्ववाद कह सकते हैं, मोनोइज्म कहते हैं। उसमें यह है कि जो 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 कि विवेकानंद और उनके जो गुरु रामकृष्ण परमहंस, ये इसके प्रोपाउंडर थे, या आदि शंकराचार्य भी। मतलब उसमें यह है कि जो ईश्वर है, जो क्रिएटर है, उसी का अंश सभी जीव या इवन निर्जीव में भी है। तो जो डिवाइन एब्सोल्यूट जो है वो सब में, सभी प्राणियों में वास करता है, सभी ह्यूमन बीइंग में वास करता है। इसलिए ह्यूमन की सेवा भगवान की सेवा है। इस टाइप की बात करने वाले स्वामी विवेकानंद तो हैं ही, लेकिन जो शुरुआत जिन्होंने की वो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम पे उन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से जो है रामकृष्ण परमहंस होना चाहिए था। मैंने अब नहीं देखा है कि ऑफिशियल आंसर इन्होंने क्या दिया है, इसमें मैंने नहीं देखा है, लेकिन द बेटर आंसर इज रामकृष्ण परमहंस। लेकिन यदि ऑफिशियल आंसर उन्होंने स्वामी विवेकानंद भी दिया है तब भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही इसमें सही होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इन्होंने बदमाशी और भी शुरू की है। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डी में मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये सब बुक इतनी अननोन है, लेकिन जीडीएच कोल ने जो है ये बुक लिखी है। अब जब मैंने देख लिया इसलिए मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको एक भी पता हो तो 1 का 2 केवल एक ही में है तो आप क्रैक हो जाता है, बाकी को आप देख सकते हैं। लेकिन दीज आर वेरी अननोन बुक्स ऑफ द नोन थिंकर। मिलीबेन नोन है और जीडीएच कोल, बाकी दो तो अननोन थिंकर भी है। ये क्वेश्चन जो है एक मॉडरेट या इजी क्वेश्चन है। ये काफी स्टूडेंट जानते हैं। इन ग्रामेस्ट्रीज एनालिसिस व्हाट इज द वॉर ऑफ पोजीशन। ये वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मैन्यूवर की बात करते हैं। वॉर ऑफ पोजीशन है जहां पे कि आइडियोलॉजिकल हेजोमनी के लिए लड़ाई होती है। जो लड़ाई 10 साल, 20 साल, 50 साल चल सकती है, उसमें जो हारा हुआ पार्टी होता है वो डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश करती है। वो जो समाज में जो एक हिस्टोरिकल ब्लॉक बन जाता है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की,
जिसके चलते कि विनर जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, उसको तोड़ने की जो है कोशिश की जाती है और एक बहुत ही प्रोट्रैक्टेड या बहुत लंबी लड़ाई होती है। इसके बदले रमेश जी कहते हैं वॉर ऑफ मैनूवर जो है एक तरह का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। उसमें तो एक तरह समझिए कि दो जो अपोजिंग जो फोर्सेस हैं समाज में, प्रोलेटेरियन या जो कैपिटलिस्ट, वो सीधा लड़ते हैं। वो तो रिवॉल्यूशन जैसा हो सकता है या दबाने जैसा हो सकता है, लेकिन वॉर ऑफ पोजीशन इज द आइडियोलॉजिकल वॉर। जो यहाँ सबसे लंबा सेंटेंस, सबसे सही सेंटेंस भी है, एक ग्रेजुअल प्रोट्रैक्टेड मतलब बहुत ही जो खींचा हुआ, बहुत लंबा, प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल एम्ड एट अंडरमाइनिंग द रूलिंग क्लास हेजेमनी, जो कि आइडियोलॉजी से स्टैब्लिश किया गया है, बाय बिल्डिंग अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजीज एंड डिस्कोर्सेज विद इन द सिविल सोसाइटी। ऑफ कोर्स डिस्कोर्स वर्ड तो बाद में आया है, लेकिन डिस्कोर्स ही कह लीजिए। सो दिस इज ए इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मतलब डूएबल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, जस्टिस दैट वाज टू बी meted out by a judge in matters like contracts or criminal cases was defined by Aristotle as। अब देखिए एरिस्टोटल दो टाइप की जस्टिस की बात करते हैं, एक जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है और दूसरी जो है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस है। मतलब कि यदि कोई ऐसा अन्याय होता है तो उसको सुधारने की कोशिश करना, किसी ने 100 रुपया किसी का छीन लिया तो उसको लौटा देना, किसी ने किसी को हार्म किया तो उसको भी उतना ही हार्म करना, रेक्टिफिकेटरी। तो इस यहाँ पे वो कहते हैं कि अर्थमेटिकल प्रोपोर्शन चाहिए, जितने का जिसने हार्म किया उतने का उसको जो है सजा मिलनी चाहिए, यहाँ अर्थमेटिकल होनी चाहिए। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, समाज में जो वेल्थ, इनकम, ओनर, रिवार्ड्स, ये सब जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी से होनी चाहिए, जिसको कि इक्विटी भी कहा जा सकता है, जहाँ पे कि अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जो है 1989 में होता है। आप देखिए 1 के 3 से जो है आपका 50-50 आप गेम खेल लेते हैं। और इस कई लोग जानते हैं कि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में हुआ था, जिसमें अयातुल्लाह खुमैनी जो है वो धार्मिक गुरु, उन्होंने एक थियोलॉजिकल स्टेट की स्थापना की, तब से ईरान जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के आंख में किरकिरी की जैसा है। ये 1979 में होता है। तो 4 का 2 और 4 का 2 केवल यहीं पे है, तो इससे आपका ये क्रैक हुआ था। बाकी आप नहीं भी जानते हैं कि हंगरी में 1956 में रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको दबा दिया गया था यूएसएसआर के द्वारा। और अपोलो 11 जो है मून पे लैंड करता है 1969। ये भी बहुत फेमस डेट है। Who among 7 नंबर पढ़ रहा हूँ, who among the following proposes an ascetic communism, the purpose of which is to remove object of desire, not to distribute them more equitably। ये क्वेश्चन डुएबल है क्योंकि ये यूजीसी नेट पे भी पूछा गया है। एस्थेटिक कम्युनिज्म, आप याद कीजिए कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, वो क्या था? वो इसलिए नहीं था कि समाज में बराबरी लाया जाए, जो रूसो या अभी टॉकवेल का आपने देखा, वो नहीं है। वो ये था कि जो राजा, जो रूलिंग क्लास हैं या जो गार्जियन क्लास हैं, वो अपने आप जो है साधु के टाइप का जीवन जिए, फकीर का जीवन जिए। दैट वाज, मतलब उनको ना तो प्रॉपर्टी रखने का हक है ना परिवार। सो प्लेटो, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो ऑन लिबर्टी है, उसमें पहला ही, जैसे आप देखेंगे, वॉज पब्लिश्ड इन। अच्छा, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन इसमें है, जो मैं भी उस टाइप के क्वेश्चन सेट करता हूँ, जहाँ पे कि 4 स्टेटमेंट है और एक केवल गलत है। एक को यदि आप एलिमिनेट कर लो तो आपका काम बन जाता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक रॉक्स इन दिस पेपर। यदि मेरे जितने भी स्टूडेंट, मुझे कई मेल मिल चुके हैं जिन्होंने कि एलिमिनेशन टेक्निक को यूज किया और वो सब बहुत खुश हैं, काफी नंबर उन्होंने लाए। उसमें से पहला ये देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक ऑन लिबर्टी वी ऑल नो। मुझे तो आप लोगों को बताते बताते ही याद हो गया है कि इसकी जो डेट है 1859 है, मुझे ऐसा याद आता है। तो 1806 तो बिल्कुल नहीं होगी, जॉन स्टुअर्ट मिल तो उस समय शायद बच्चे या जन्म भी नहीं लिए होंगे। तो 1 को आप हटा दो, 1 1 और ऑल आर करेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब एक ही बच गया और वही सही है, बाकी पढ़ लीजिएगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर मैकियावेली। अच्छा, यहाँ एजर्सन रीजन केस में बहुत क्वेश्चन है। उसमें ध्यान देना कि जब हम ये कहते हैं कि रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन करता है, उसका मतलब ये होता है कि रीजन स्टेटमेंट जो कुछ भी कहता है उससे एजर्सन स्टेटमेंट को और समझने में हमें आसानी होती है। दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि एजर्सन को और थोड़ा वो सपोर्ट करता है या बल देता है। इट इज नॉट लाइक, इट इज रिलेटेड एंड इट काइंड ऑफ फर्दर गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन।
तो एजर्सन कहता है कि मैकियावेली प्रपोजेस टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ पावर। कौन बोलेगा नहीं, यही तो है पावर पॉलिटिक्स, लॉजिक ऑफ पावर। मैकियावेली व्यूज पावर एज समथिंग यूनिकली एमेनेबल टू लॉजिकल एनालिसिस। यदि पावर को लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं तभी तो लॉजिक ऑफ पावर पे इतनी बुक लिखेंगे द प्रिंस। इसलिए ए आर दोनों सही है और आर उसको एक्सप्लेन भी करता है। 10 नंबर देखिए, एम.एन. रॉय वॉज नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। कौन बोलेगा नहीं, थोड़ा भी यदि आप पॉलिटिकल साइंस जानते हैं आईपीटी तो ये ट्रू है। द फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द क्वेस्ट, अंडरपिनिंग मतलब फिलोसॉफिकल बेस कह लीजिए, ऑफ द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ एम.एन. रॉयज कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। मतलब रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है कि एक ह्यूमन को कैसे ऑब्जेक्टिव फ्रीडम मिल सकती है, कैसे उसकी एजेंसी जो है एक ह्यूमन की वो सबसे अधिक जो है वो फ्लरिश हो सकती है, कैसा सिस्टम होना चाहिए, दैट वाज रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, सही भी है। रियलिज्म, अब यहां पे चलिए देखते हैं क्या कुछ काटा जा सकता है। इज द डोमिनेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कौन बोलेगा नहीं, यस। प्रोवाइड द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेट ऑफ वॉर विच इज द रेगुलर, यस, ये वॉर को एक्सप्लेन करता है, जो कि आप देखिए ना अभी क्या हो रहा है, मार काट वॉर ही तो हो रही है, दो जगह वर्ल्ड में इतने दिनों से मार चल रही है। तो जो लड़ाई है उसको ये सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर पाता है, जो कि रेगुलर कंडीशन ऑफ लाइफ इन इंटरनेशनल सिस्टम है। E.H. कार, हांस मर्गनथाउ, रेनॉल्ड न्यूबर, ये सब बहुत ही फेमस रियलिस्ट थिंकर हैं, क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सर चढ़ के बोलता है, मतलब इसने एक तरह से लिबरलिज्म या मोरल आइडियलिज्म से अपनी वॉर जो है जीत लिया था वर्ल्ड वॉर 2 आते आते। तो इसमें सभी करेक्ट है। अब यहाँ पे इसी बहाने थोड़ी और इंफॉर्मेशन लिया जाए। E.H. कार की जो बुक है द 20 Years Crisis, कभी भूलिएगा मत, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। मॉर्गनथाउ की जो बुक है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, मैंने जानबूझ करके सेकेंड टाइटल भी दिया है कि आप याद रखें, इससे आपको समझने में आसानी होती है कि बुक कहता क्या है। द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, द पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, 1948, और ईयर भी याद रखिए। और रेनॉल्ड न्यूबर जो कि क्रिश्चियन रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इथिक्स, मोरलिटी, क्रिश्चियन मोरलिटी को लाते हैं रियलिस्ट थॉट में। उनकी जो बुक है मोरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी, ए स्टडी ऑफ इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, 1932। 12 नंबर देखिए, इमैनुअल वॉलस्टेन। इमैनुअल वॉलस्टीन जो है, ही इज नोन फॉर हिज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। उन्होंने बुक लिखा है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, जहाँ पे कि वो कोर और पेरीफेरी की बात करते हैं, बीच में एक सेमी पेरीफेरी भी है। आप कोर को फर्स्ट वर्ल्ड समझ सकते हैं, सेमी पेरीफेरी को सेकेंड वर्ल्ड, और थर्ड वर्ल्ड इज पेरीफेरी। कोर is the first world, semi-periphery second world, and periphery is the third world. अब यहाँ पे देखिए क्या कोई एलिमिनेट हो सकता है। हिस्ट्री हैज बीन मार्क्ड बाय द राइज एंड डिमाइस ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, ये सही है, ऐसा कहते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम इमर्ज इन यूरोप एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी, एक्चुअली ये कहते हैं 16th सेंचुरी, यहाँ पे मैंने दिया भी है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि कैपिटलिज्म के उदय के साथ जो है मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम उनका कहना है। तो इसमें आप खासे कंफ्यूज कर सकते हैं, ये तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं तो आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है। 2 को यदि आप एलिमिनेट करते हैं तो इसका आंसर मिल जाता है, और बाकी पढ़ लीजिएगा। Who has explained the evolution of discipline of international relation into different stages? ये क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट है, और ये केनेथ थॉमसन ने जो है दिया है। इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं, जो 4 ग्रेट डिबेट है उसमें भी केनेथ थॉमसन का काफ़ी हाथ है, सो दिस इज द बेस्ट आंसर। लेकिन और आपको जानकारी लेनी चाहिए केनेथ थॉमसन ने कैसे जो है IR के डिसिप्लिन को, उसके इवोल्यूशन को जो है थ्रू ग्रेट डिबेट्स एंड डिफरेंट स्टेजेस में बांटा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी या मॉडरेट कह सकते हैं, ये रटंतु क्वेश्चन है। रोट लर्निंग, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज यूनाइटेड नेशन हैव? आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया है 6, और 6 में जो है जर्मन छोड़ के सभी मेजर लैंग्वेज, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। अब यहाँ पे ना सर इयान को आपको जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जिसको कि आप धैर्य से पढ़िए बिना घबराए हुए, ये नहीं कि सर इयान ने कहा मैं क्या जानूं। देखिए, इफ बिग मैन, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, इफ बिग मैन आर ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है जैसे अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है तो जो वहाँ की जो पुलिस थाना है वो ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ ओवरवेल्म, मतलब यदि कोई सिचुएशन ऐसा हो कि आपको समझ भी नहीं आया कि आप क्या करें,
मतलब आप इतनी ज़्यादा घबरा जाए तो उसको ओवरवेल्म कहते हैं. If big men are overwhelmed with detail, it is always their own fault, hints at the importance of which principle of organization. बिग मैन क्या होता है, जो मतलब बिग बॉसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, यदि वो ऑलवेज छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहे, इसका मतलब उन्होंने अपनी पावर को डेलीगेट नहीं किया है. डिसेंट्रलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन डेलीगेशन इज मेन, जहां पे कि एज ए बॉस यू नीड टू डेलीगेट योर ऑथोरिटी एंड पावर टू योर सबॉर्डिनेट, सो दैट कि आप बड़ी चीज़ों पर फोकस कर सकें, छोटी छोटी बातें जो हैं जितनी दूर तक हो उसको डेलीगेट करते जाएं. सो डेलीगेशन नहीं होने को दर्शाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो बिग मैन है वो बेचारे एकदम परेशान हैं, ओवरवेल्म्ड हैं विथ डिटेलिंग, छोटी छोटी बातों से माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है. 16 नंबर देखिए, इन विच फेज ऑफ द बजट साइकिल डिमांड्स फॉर ग्रांट डिस्कस. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए कि इंडिया में जो बजटिंग की जो साइकिल है वो कैसे चलती है. देखिए बजट यहाँ से मैं ले रहा हूँ कि जैसे अभी जो स्टेज है, अभी जैसे सितंबर अक्टूबर जो बीत गई, वहाँ पे एस्टिमेशन होता है. हर मिनिस्ट्री को कहा जाता है कि आपको अगले साल कितना बजट चाहिए अपने डिफरेंट प्लान प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सैलरी के लिए, अदर के लिए. और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर उसको कोलैट करती है. उसके बेसिस पे जो है वो डिमांड फॉर ग्रांट बनती है, हर मिनिस्ट्री का कितना डिमांड है. और वो जो है बजट जब प्रेजेंटेशन होगी 1 फरवरी को, तो उस पर डिबेट होगी डिमांड फॉर ग्रांट की. फिर उस पर जो है वोटिंग होगी, यदि वो पास हो जाती है, नहीं तो कट मोशन ये सब लग सकता है, पॉलिसी कट, टोकन कट एंड ऑल. और पास हो ही जाती है यदि बहुमत है तो लोकसभा राज्यसभा में, तो वो जो है पास हो जाती है. डिबेट ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट में लोकसभा में पास होती है. और फिर जो है वो अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास होना होता है. अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब ये होता है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट है, मान लीजिए एक मिनिस्ट्री है होम और उसने मांगा 100 रुपये डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट DFG, इसको हो गई, वोटिंग हो गई पार्लियामेंट में और ये पास हो गया 100 रुपये. लेकिन फिर भी 100 रुपये जो है एग्जीक्यूटिव खर्च नहीं कर पाएंगे जब तक कि अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो ना निकले. अप्रोप्रिएशन बिल में ये लिखा होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है सरकारी खजाने से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 100 रुपया निकाल सकते हैं होम मिनिस्ट्री के लिए, जो कि बजट में पास है. यहाँ पे जो है जब डिमांड फॉर ग्रांट के लिए अप्रोप्रिएशन बिल आती है तो एक और खर्चे को जोड़ दिया जाता है जिसपे वोटिंग नहीं होती है. दैट इज नॉट डिबेटेड, नॉट वोटेड. उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. वो सीधा सीधा जो है कंसोलिडेटेड फंड से पे चार्ज कर दिया जाता है बिना किसी बहस के. जैसे जजेस की सैलरी है या इंडिया की जो सॉवरेन गारंटी है किसी ऋण लेने के लिए जो खर्च हैं, इस टाइप के जो प्रेसिडेंट और CAG इन सब की जो सैलरी है, वो सब जो है वो उस पर बहस नहीं होती है, मतलब उस पर कोई डिबेटेबल नहीं होती है, वो सीधे चार्ज कर दिया जाता है. और फाइनली जो है फाइनेंस बिल को पास किया जाता है. इन सबको बजट कहा जाता है. ये बजट सेशन में होती है, 2 बार बजट सेशन बैठती है एक रिसेस के बाद. और फिर बजट जो है वो एग्जीक्यूट होता है और फिर उसकी ऑडिट भी बीच बीच में चलती है और फिर उसके बाद ये एस्टिमेशन का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है. साइकिल चलती रहती है. सो इट विल बी, इट इज ए डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो लेजिस्लेटिव अप्रूवल की साइकिल में आती है, कि का मतलब मैकेनिज्म है. उर्विक्स कोर फोकस इन हिज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज. देखिए गुलिक एंड उर्विक जो है दे आर नोन फॉर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर, क्लोज ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ही बैठता है 17 का बी, और कुछ नहीं बैठता है. बाकी आप पढ़ेंगे तो ह्यूमन मोटिवेशन सब उस समय में नहीं थी, ये सब क्लासिकल एरा के ये थिंकर हैं गुलिक एंड उर्विक. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये सब आप पीटर ड्रकर के साथ सोच सकते हैं. कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड यूनियनिज्म, ये सब पब्लिक चॉइस आगे आती है. अभी हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, जो कि डिमांड फॉर ग्रांट के तहत जिस पे चर्चा नहीं होती है, वो सीधा चार्ज कर दिया जाता है और फिर अप्रोप्रिएशन बिल में वो आ जाती है. एक्सपेंडिचर दैट कैन नॉट बी नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये DFG से सेपरेट है. मैंने आपको बताया भी, एग्जाम्पल भी दिया, जजेस की सैलरी है, प्रेसिडेंट की सैलरी है, या इंडिया की जो सॉवरेन गारंटी है किसी डेट को लेके, ऋण को लेके सर्विस करने की. क्या क्या जो है एक्सपेंडिचर चार्ज है एज पर आर्टिकल 112(3), ये यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आगे आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. 19 नंबर देखिए. अब ये जो है ये एक आसान क्वेश्चन को भी कैसे टेढ़ा कर सकते हैं,
ये बेसिकली क्या है कि कोई स्टेट, जैसे अभी एग्जांपल लीजिए, तालिबान एक स्टेट जो है कंस्टिट्यूट हुआ अगस्त 2021 में। उस स्टेट को अभी दुनिया के केवल 3 या 4 जो है स्टेट ने जो रिकॉग्निशन दी, इंडिया ने भी रिकॉग्निशन दिया है, नहीं दिया है, तो वो किस टाइप की स्टेट कहलाएगी, कैसे वो कंस्टिट्यूट हुई है? तो वो डी फैक्टो तो उसको रिकॉग्निशन है, इंडिया ने भी डी फैक्टो दे करके वहां अपना एम्बेसी खोलने का भी डिसाइड कर लिया। लेकिन इसको यदि मैच करने जाएंगे तो आपको खासी खासी परेशानी हो सकती है। जैसे डिक्लेरेटिव थ्योरी, तो ये सही इन्होंने मैच किया है। डिक्लेरेटिव थ्योरी मतलब ये एक तालिबान आया, उन्होंने कह दिया भाई हम स्टेट हो गए। सो स्टेट और गवर्नमेंट एग्जिस्ट एज सच प्रायर टू एन इंटरडिपेंडेंटली ऑफ द रिकॉग्निशन। उसको कोई रिकॉग्निशन दे नहीं दे, लेकिन आप इसको डिफैक्टो रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं। लेकिन ये डेलिबरेटिव है कि स्टेट इस टाइप से अपने को डिक्लेयर कर देता है। डी फैक्टो का मतलब ये होता है कानून के अनुसार हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो है। तो डी फैक्टो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो प्रोविजनल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट, मतलब कि इसको अभी कोई मिला नहीं है, लेकिन ये फिर भी स्टेट है। मतलब अभी तक उसको कोई पक्का किसी स्टेट ने रिकॉग्नाइज ज़्यादा नहीं किया, लेकिन डी फैक्टो बन गया है। स्टेट मतलब क्या है कि वो कम्युनिटी सॉवरेन है, अपना वहाँ एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट है, उसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री है, जो यहाँ है ना, जो कि मॉन्टवीडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट, इसको मॉन्टवीडियो कन्वेंशन शॉर्ट में कहते हैं। ये कहता है कि 4 चीज यदि हो जाए तो एक स्टेट डिफाइन हो जाएगा। एक परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी, फंक्शनिंग गवर्नमेंट और कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट। तो यदि ऐसा हो गया तो स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया हम हो गए, मतलब 4 का 1। तो 4 का 1 और यही सही है। डी फैक्टो का मतलब यह है प्रोविजनल, यहाँ पे देखो 2 का 3 प्रोविजनल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट, तो 3 का 2। डी ज्यूरे का मतलब होता है कानूनी रूप से, तो ये तो 2 है। कैन स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन इंटाइटल टू गेट मेंबरशिप ऑफ यूएन, क्योंकि अब तो ये कानूनी रूप से इसको मान्यता मिल गई है। तो चौथा कंस्टिट्यूटिव थ्योरी है, जहां पे ये कहा जाता है कि रिकॉग्निशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर बाय ए स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड। मतलब बिना रिकॉग्निशन के कोई स्टेट है ही नहीं। मतलब देखो कितना उल्टा है। डिक्लेरेटिव थ्योरी कहता है कि स्टेट पहले बन गया, रिकॉग्निशन बाद में मिलता रहेगा। और कंस्टिट्यूटिव थ्योरी कहता है कि पहले रिकॉग्निशन मिलता है, तब स्टेट एक तरह से इट कम्स अप। तो डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और ये बहुत आसान है कि 4 जो मॉन्टवीडियो कन्वेंशन, इसमें आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये है। और ये 1933 में हुआ है। इस डेट को याद रखना, क्योंकि आगे आपको एक क्वेश्चन इससे बनेगी। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। आईसीसीपीआर और आईएससीसीईआर, जो दो जो यूडीएचआर के बाद आए, दोनों जो है 1966 में अडॉप्ट किए जाते हैं, और दोनों 1976 में जो है वो इन फोर्स आते हैं। तो 1966 आसान है। आइडेंटिफाई द करेक्ट, ध्यान रखना कि ये जो है फर्स्ट जनरेशन की राइट हमें देते हैं, और आईसीसीआर जो है वो सेकेंड जनरेशन की। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइंटिफिक नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यहाँ पे भी जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। इट यूजेस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन इन लेबोरेटरी सेटिंग। यदि आप उसको 2 बार पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि कितना ऑकवर्ड है। क्या आप कभी सोच सकते हो कि कोई भी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी, चाहे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है कोई भी, लेबोरेटरी सेटिंग में जो है ह्यूमन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट बिल्कुल क्रूड सेंटेंस है। 1 गलत है, 1 गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 and 3 and 2 3 4, इसका मतलब चलो 2 3 तो दोनों में कौन 4 पढ़ते हैं। इट अवॉइड वैल्यू जजमेंट इंटायरली इन इट्स एनालिसिस। कोई भी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी ऐसा नहीं कर सकती है। इसका मतलब केवल 2 और 3 सही है। According to Lucian Pye, political development include 3 features: differentiation, equality and capacity, जिसको कि डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा था जेम्स कॉलमैन ने अपने एसे में। इसका मीनिंग जो है मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, बट इज द क्रक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लुसियन पाई। तो इसमें 1 को हटा दो, तो 2 3 4 इज करेक्ट। यहाँ कंफ्यूज मत करना कि ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है लुसियन पाई का है, लेकिन जेम्स कॉलमैन ने इसी नाम से बुक भी लिखा है और एक एसे भी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द कमांडिंग हाइट, द बैटल फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी? अरबिट क्वेश्चन। ये सब बिल्कुल आप नहीं जानते हो तो मुस्कुराओ।
एजरसन है मार्टिन वाइट, जो कि बहुत एक तरह से फाउंडेशनल थिंकर हैं इंग्लिश स्कूल या इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल के, जो कि मर्ज करता है, सिंथेसाइज करता है रियलिज्म और लिबरलिज्म को। सो मार्टिन वाइट ने ऐसे लिखा था व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल थ्योरी, तो ये तो चलो सही है। और रीजन मार्टिन वाइट asserted that international theory is scattered, unsystematic and mostly inaccessible to the layman, ये बिल्कुल सही भी और इसको एक्सप्लेन भी करता है। इन्होंने किया क्या कि थ्योरी बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 3 ट्रेडिशन को सिंथेसाइज किया, मतलब कंबाइन किया। ह्यूगो ग्रोटियस जो कि इंटरनेशनल लॉ के फादर माने जाते हैं, रैशनलिज्म उनसे लिया, हॉब्स का रियलिज्म लिया, और इमैनुअल कांत का लिबरलिज्म या रिवोल्यूशनिज्म जो है इमैनुअल कांत का लेकर के इन्होंने एक सिंथेटिक आईआर थ्योरी बनाई, जो कि पहचान बन गई इंग्लिश स्कूल की। ये क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे आप देखो म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रैक्शन, मैड, उससे भी आसान है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को आप यहां पढ़ो, इन्वोक्ड बाय रियलिस्ट, उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट ही सब कुछ है, एंड स्टेट लीडर टू सिग्निफाई that which is most important to the state survival being at the top of the list. National interest defined in terms of power, realism. तो 4 का 1 और इससे ये सीधा क्रैक हो जाता है, बाकी मैच कर लेना आसान है, किसी भी तरीके से आप देखो तो आसान है। एजर्सन देखो, नॉन अलाइनमेंट इमर्ज्ड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग कोल्ड वॉर डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन बोलेगा नहीं, इसको 2 बार पढ़ोगे तो शायद आपको लगेगा बिल्कुल यही है ही, एक बार में भी आपको लग सकता है ये ट्रू है। नेहरू यूज द टर्म नॉन अलाइनमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 1949। अब यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर ये तो गलत है, नेहरू जी ने पहली बार 1955 में कहा था एंड ऑल, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने नेट पे सर्च किया तो कई जगह आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने एक भाषण में इस टाइप की बातें कही थी, तो इसको मत चैलेंज करो, मैं नहीं बोलूँगा। इट्स इसको आप कह सकते हो कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये उसका एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों फैक्ट है। सो बी इज द ओके, जो ऑफिशियल आंसर है सही है। 27 डिटेंट जो है, हम लोग सब जानते हैं कि ईस्ट और वेस्ट जो 2 पोलर बन गए थे यूएसए और यूएसएसआर के गुट में, उनके बीच में रिलेशन थोड़ी सी नरमी हुई थी लेट 1960s से स्टार्ट हुआ था लेट 1917 तक। और ये देखो क्या कहता है, डिटेंट वाज ए कंटिन्यूएशन ऑफ टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, बिल्कुल गलत है। तो आपको मिल गया एलिमिनेशन, 1 को एलिमिनेट कर लो और मिल गया। बाकी पढ़ के ही आप आगे जाना, मैं आगे जा रहा हूं क्योंकि वीडियो को जल्दी खत्म करना है। ये क्वेश्चन खासा ये सब इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये डेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनपीटी जो है 1968 में अडॉप्ट होता है, 1970 में लागू होती है। तो 3 का 4 और इससे देखो ये क्वेश्चन हो जाती है क्रैक। अब इससे आसान क्या हो सकता है, बाकी को मैच कर लीजिएगा। डीकोलोनाइजेशन में देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि इट विटनेस्ड ए डिक्रीज इन द मेंबरशिप ऑफ यूएन। इनफैक्ट कितनी बढ़ गई थी, जितने नए नए कंट्री बने पोस्ट कॉलोनियल, वो सब यूएन के मेंबर हो गए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो एलिमिनेशन में 4 4 4 और ये सब, मतलब ये सब आपको केवल टेक्निक से आप बहुत कुछ इसमें निकाल सकते हो इस पेपर में। ये भी बहुत आसान है, आसियान 1967 वी ऑल नो। तो 1 का 2 और देखो यहाँ से ये क्रैक हो जाता है, बेहद आसान क्वेश्चन। तो यहाँ आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक आए होंगे पेपर में, तो इट वाज गुड। अब इसके बाद से काफी क्वेश्चन जेएनके के हैं, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो स्टेट स्पेसिफिक है। इन विच ईयर जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसने अपना नेम बदल के जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लिया, तो ये 1939 में किया। चलो मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लेना, मुझे लगता है 1939, चेक कर लेना 32 है या 39 है, चेक कर लेना। द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 1947 में कैसे इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी। ये तो 1948 में तो इन्होंने अपने को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया राजा हरि सिंह ने, तो ये तो बिल्कुल गलत डेट है। तो 1 को यदि हम हटा दें तो एक ही बच जाता है, ये पढ़ लीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस डेट, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा।
एजर्सन देखिए, द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अमेंडेड द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी ऑर्डर्स 1976। यदि आपने थोड़ा भी फॉलो किया, आप जेएनके का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ डिलिमिटेशन फिर से हुई थी, उसमें सीट बड़ी घटी थी क्योंकि अब वो यूटी बन गया है, दो पहले के स्टेट था, तो ये सही है। It made provision that the election commission may conduct the election to the House of People for the Union Territory of Jammu and Kashmir। ये तो हुआ ही, इलेक्शन कमीशन ने करवाया, तो ये भी सही है। तो ये इसको एक तरह से मुझे लगता है एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि ये अमेंड किया ही गया था और उन सबके पर्पज से रिओर्गेनाइज किया गया था, तो शायद ए है, लेकिन चेक कर लेना ऑफिशियल आंसर क्या है, ए या बी होगा, बट ज्यादा अच्छा आंसर ए। 34 जो है मैं छोड़ रहा हूँ, ये कब हुआ था आप चेक कर लेना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। दिल्ली एग्रीमेंट भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पंचायती राज, ये सब आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। कब जुरिडिक्शन जो है सीएजी जो इंडिया के हैं वो जेएनके में उनको एक्सटेंड किया गया, ये इन्होंने कहा है 1950, और मैंने कहीं नहीं देखा है, मैंने इसका ऑफिशियल आंसर देखा है, सही होगा। यदि आपको लगता है कि इसमें भी ये गलत कर सकते हैं तो चेक कर लेना नेट पे, आसान है। ये तो किसी के लिए आसान है, वी ऑल नो कि अभी शासन कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी, जेके पीडीपी, जेके असेंबली इलेक्शन जेएनके, जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्या कोई अलायंस थी? लेकिन चलो ठीक है, ये 29 होगी, 1 का 4। नाउ आई एम गेटिंग कंफ्यूज, मुझे तो लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्यों इन्होंने लिखा है, चेक कर लेना, मैंने इतने गौर से नहीं देखा था। लेकिन यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो यही जो है सबसे बड़ी पार्टी थी जो अभी रूल भी कर रही है जेएनके असेंबली इलेक्शन 2024 में, तो यही होना चाहिए, चेक कर लेना। 39 देखो, तो जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, चलो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एग्रेरियन रिफॉर्म में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ से चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल दर्दपुर, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि शमा कौल ने लिखा है, कश्मीरी पंडितों के समस्या पे एक नॉवेल लिखा है। चलो देख लो, अच्छा है, कश्मीर फाइल से बेटर है, इसको भी देख लो इसके साथ में, तो और भी समझ में आएगी, हो सकता है ये नॉवेल अच्छा हो, मौका मिला तो मैं थोड़ी इसके पेजेस पलटना चाहूँगा। By which amendment of the constitution of the restwhile state of Jammu Kashmir the government, इसको आप लोग को चैलेंज करना चाहिए, इसमें इतनी बड़ी सी टाइपो एरर है। पहले तो ये इन्होंने लिखा है by which amendment of the constitution of the restwhile state of Jammu and Kashmir the governor of the state was renewed, ये उल्टा है। पहले तो ये समझो, ये लिखना भी जिस टाइप चाहते हैं, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है। और ये उल्टा कह रहे हैं, जहां पे कि सदर ई रियासत को गवर्नर डाल दिया गया, ना कि गवर्नर को सदर ए रियासत कहा गया। तो इतना ज्यादा यदि गलत ये लिखेंगे अपने क्वेश्चन में ही, तो इसको आपको इसी बेसिस पे चैलेंज करना चाहिए। और ये छठा अमेंडमेंट था, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक उपाय है इसको एलिमिनेट कराने का, कि इसको कहिए कि ये गलत है, और ये बिल्कुल गलत है। 43 देखिए, द मेन हाईलाइट ऑफ द यूएन डॉक्यूमेंट टाइटल्ड रीथिंकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरव्यू। अब इसको मत घबराओ कि आप इस डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं जानते हो, जरा पढ़ो। रोल ऑफ स्टेट, कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रोल ऑफ स्टेट होगा, डेमोक्रेटाइजेशन ट्रेंड होगा, जनरल है, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट होगा, जनरल है, इंपेरेटिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कभी भी जब अब नई जमाने में जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाएगी बिना आईटी के नहीं हो सकती है, तो आपको देख के लगेगा कि ऑल ऑफ द एबव सही है। और मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि ऑल ऑफ द एबव जहां पे हो, तो वहां पे ऑल ऑफ द एबव को बहुत गौर से देखना काटने के पहले, तो यही इसका सही आंसर भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट वर्क विथ सोशियोलॉजी, पहले ही जैसे ही ये आए ना, इसका आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोशियोलॉजी के बगैर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मायने नहीं है, समाज का एक इंटीग्रेटिव पार्ट है, जो लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंस्टीट्यूशन इम्बेडेड इन सोसाइटी, तो इसलिए ये बिल्कुल क्रूड स्टेटमेंट है। 1 को जैसे ही करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, बाकी पढ़ एजर्सन देखिए, द नियो बेवेरियन स्टेट, व्हाट इज नियो बेवेरियन? जैसे नियो टेलरिज्म है, उसी तरीके से वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का जो 21st सेंचुरी में आप कह लीजिए जो एक नया रूप आया है, वो न्यू बेवेरियन है। वो वेबर के जो
क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी है उसके मेन पॉइंट को तो रखता है, लेकिन वो जो है थोड़े से जो है चला जाता है नॉर्मेटिव की तरफ, वेलफेयरिज्म की तरफ, मार्केट से हट करके स्टेट और उसके जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तरफ, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी या गुड गवर्नेंस की तरफ चला जाता है। तो नियो वेबरियन स्टेट इम्बाइब द पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। जो एनपीएम की जो था कि क्लाइंट फोकस होना चाहिए, अच्छी सर्विस होनी चाहिए, इकोनॉमी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये सब तो वो रखता है, लेकिन जो उसकी नैरो इकोनॉमिक फोकस थी ना, केवल इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको वो त्याग देता है, और मार्केट ओरिएंटेड जो बहुत ज़्यादा हो गया था उसको भी त्यागता है वो। द न्यू वेबरियन स्टेट रिटेन्स द बेसिक वेबरियन फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बात सही है, और ये मुझे लगता है ये इसको एक्सप्लेन भी करती है, क्योंकि यही है कि वो एनपीएम को रखते हुए और वो क्लासिकल को भी रखती है, यही है। इसलिए इसका बेटर आंसर ए है, लेकिन उन्होंने बी दिया है और आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि इस चैलेंज को नहीं माना जाएगा, तो मत चैलेंज करो। द ह्यूमनिस्टिक फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, मतलब कि एक ह्यूमन सेंट्रिक, उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो जिस फिनोमेना को वो एक्सपीरियंस करता है उसके व्यू से देखना, और वो अप्रोच। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कंबाइन ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी एंड फिनोमेनोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज इट्स ओरिजिनल मेथोडोलॉजिकल रिएक्शन टू द एजम्पशन ऑफ द पॉजिटिविस्टिक एंड बिहेवियरल स्कूल। ये भी सही है, इसी के अगेंस्ट में तो थी कि बहुत ज़्यादा जो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म और जो पॉजिटिविस्ट और बिहेवियरल स्कूल है उससे हट करके ये था। इट इज़ ए क्रिटिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोच, ये भी सही है, लेकिन ये कहना कि इट इज़ क्लोज एंडेड, यहाँ पे आकर के गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पढ़ लेना कि कैसे ये एक तरह का ओपन एंडेड जो है अप्रोच है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है। तो इसीलिए यदि इसको 4 को हटा दें हम तो एक ही बच जाता है और ये निकल आती। थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन डूएबल बिकॉज ऑफ द क्लोज एंडेड। पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या है? पब्लिक चॉइस थ्योरी ये कहता है, जो यहाँ एक लाइन में लिखा गया ब्यूटीफुली, कि जैसे मान लो कि कोई पब्लिक पॉलिसी बन रही है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, उसमें 4 लोग मिलके बना रहे हैं गवर्नमेंट में, चारों जो हैं सेल्फ इंटरेस्टेड रैशनल इंडिविजुअल एक्टर हैं जो अपने इंटरेस्ट या प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में रूल रेगुलेशन और लार्ज पक्ष जिसको बोलते हैं, और जो एक इंसेंटिव मैट्रिक्स है या जो कंस्ट्रेन है उसके तहत, मतलब इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में वो सब ऐसा ही मिल करके डिसीजन लेते हैं, सबके भले के लिए हो जाता है। सो कलेक्टिव डिसीजन आर आउटकम ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एग्रीगेटेड थ्रू इंस्टीट्यूशनल रूल्स एंड नॉर्म्स। पब्लिक चॉइस थ्योरी, इसके विंसेंट ऑस्ट्रॉम जो है इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। ये कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मिल गया, बाकी मान लो देखते भी हम नहीं हैं, 4 को हम एलिमिनेट करते हैं और हमको आंसर मिल जाता है। बाकी पढ़ लीजिएगा, लाइक जेम्स बुकानन, गॉर्डन ट्रूलॉक और W.A. निस्कैनिन, ये सब बहुत बड़े थिंकर अलॉन्ग विथ विंसेंट ऑस्ट्रॉम रहे हैं पब्लिक चॉइस थ्योरी के। इकोनॉमी से निकलता है, रैशनल चॉइस थ्योरी से जुड़ा हुआ है। पिछले स्लाइड में मैं तेजी से बढ़ गया आगे, उसके जो 3 जो मेन फीचर्स हैं उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है एक बुक आपकी जान बचा लेता है। मुझे केवल और किसी बुक का डेट पता नहीं था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन की 1947 मुझे याद रहता है, इंडिया का आज़ादी से मैंने जोड़ रखा है इसको, और 1 का 4 वाव, और मुझे बाकी जानना भी नहीं है, आप भी इसको मैच कर सकते हैं। 49 देखिए, द CAG 148 आर्टिकल याद रखो, इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स और पब्लिक फाइनेंस इन द कंट्री। ट्रू। द CAG ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कोई भी जो अपॉइंटमेंट होती है इंडिया में वो प्रेसिडेंट करता है, इस तरह के बड़े अपॉइंटमेंट किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर, CAG, AG, ऑल हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो A इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट। इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको कि शॉर्ट में कहते हैं UNCLOS, ये अडॉप्ट होती है 1982 में। 12 साल बाद जो है ये आती है इफेक्ट में 1994 में। इसमें तमाम तरह के आर्टिकल, थोड़ा बहुत गौर कर लेना, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मतलब बचा लेंगे या आगे आपको कंप्लीट करा देंगे।
तो मैं तो आपको छोड़ रहा हूँ इसके लिए कि आप इसको अपना मैच कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि किस आर्टिकल में क्या है। लेकिन यूएन क्लोज के बारे में जो है जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशन है। आपके एज ए ओशन स्टेट क्या राइट्स हैं, जैसे इसी में ये लिखा हुआ है कि 12 नॉटिकल माइल तक जो है हमारी टेरिटरी होती है, मतलब समुद्र में जो नॉटिकल माइल मतलब कि 1 माइल से भी बहुत ज़्यादा, करीब 1.5 माइल से ज़्यादा होती है, और 1 माइल जो है वो 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो नॉटिकल माइल जो है 12 नॉटिकल माइल तक जो है इंडिया की टेरिटरी है। किसी भी स्टेट की जो है वाटर में टेरिटरी मानी जाती है, पूरी सॉवरेंटी है, मतलब 12 किलोमीटर तक कोई यदि जहाज आए तो उसको हम उस पर हम आक्रमण कर सकते हैं। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, EEZ। आगे आपको इस पे क्वेश्चन भी है। इस पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप जो है आपकी एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब वहां कोई और दूसरा स्टेट आकर के जो मान लो डीप सी में जो माइनिंग होती है, या वहां पे और कोई तेल निकालना है, जैसे बहुत सारे जो हमारे तेल निकलते हैं बॉम्बे हाई सब में, वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, तो उस पर भी हमारा हक होता है। तो ये दो हमें जानना चाहिए, 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 12 नॉटिकल माइल हमारी टेरिटरी, और ये सब जो है यूएन क्लोज का ही पार्ट है। 51 देखो, अकॉर्डिंग टू द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लोज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे वही बात है, 12 नॉटिकल माइल और 200। मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ इज कमांड ऑफ गॉड डिराइव फ्रॉम नेचुरल लॉ। द मोमेंट आपको आएगा, कभी आप समझोगे कि आज के समय में कोई बोलेगा इट्स कमांड ऑफ गॉड इस साइंटिफिक वर्ल्ड में, सो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, क्रूड स्टेटमेंट 1 को गायब कर दो और आपको मिल गया आंसर। मैच करना है, ये बहुत आसान है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया सबको याद रहता है 1648, जहां से कि मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। 1 का 3 और वाओ, और ये क्वेश्चन हो गया क्रैक, बाकी सब मैच कर लेना। मॉन्टवीडियो कन्वेंशन कब हुआ था हम लोग को पता है, 1933 में, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है 1789, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है। 4 को कर दो गायब और आपका ये क्वेश्चन बन गया। रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे आप खासा कंफ्यूज कर सकते हो। एक छोटी सी चीज को उन्होंने मतलब ऐसा कठिन बनाने की कोशिश की है। रूल ऑफ लॉ ये तो है एक कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू विच आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय सबऑर्डिनेटिंग जुरिस्डिक्शन टू ओवरऑल अग्रीड एंड एस्टैब्लिश लॉ बाय सिटीजन, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सभी चलते हैं, कानून सबके लिए बराबर है, कानून की नज़र में सभी बराबर है, कानून सब पे बराबर अप्लाई होता है, इवन गवर्नमेंट पे भी। ये रूल ऑफ लॉ है। तो 4 तो सही होगा ही, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। इट इज क्रूसियल फॉर ग्लोबल गवर्नेंस टू वर्क, ग्लोबल मतलब ग्लोबल कम लोकल, तो उसके लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए है, नहीं तो अराजकता हो जाएगी। तो 1 भी सही है, तो इसमें 1 नहीं है। अब इन दोनों में देखोगे तो 1 और 4 कॉमन है, तो 2 और 3 को चलो देखते हैं। 2 है इट इज लॉ इन एंड ऑफ इटसेल्फ, और यह है इज एक्सरसाइज बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, लोकल, डिस्ट्रिक्ट, सिटी कोर्ट। तो 3 ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये तो पता नहीं क्या इन इज ए लॉ इन एंड एंड ऑफ इटसेल्फ लिखने की। इन दोनों में चूज करना हो तो ऑलवेज आप जो है 3 को चूज करोगे, सो बेटर आंसर ऑलवेज रहेगा 1, 3, 4। ये आसान होना चाहिए। डिफरेंट टाइप का जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है उसमें रैशनल चॉइस, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, मतलब एक इंडिविजुअल के नज़रिए से ही जो है सारा एक रैशनल एक्ट है। तो यदि आप इसको मैच करने की कोशिश करो, एक से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो रैशनल चॉइस है, तो इंस्टीट्यूशन एज प्रोवाइडिंग सेट ऑफ नॉर्म, यदि नॉर्म की लो तो ये नॉर्मेटिव होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन एज एग्रीगेशन ऑफ इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल चॉइस, ये रैशनल चॉइस होगा। रोल ऑफ आइडियाज एंड टेंडेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल चॉइसेस टू परसिस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑलवेज हिस्टोरिकल होगा। एंड इंडिविजुअल चॉइसेस रादर देन फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट प्रोड्यूस्ड ऑब्जर्व डिफरेंस इन गवर्नमेंट मेथोडोलॉजिकल, मैच कर लेना, आसान है। अब यहाँ पे तो आप बहुत कंफ्यूज कर सकते हो, जबकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कैडर पार्टी, कैच ऑल पार्टी एंड मास पार्टी एंड ऑल, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना कंफ्यूजिंग वे में इसको मैच करने के लिए कहा है। देखो पहले समझो कि ये है क्या। कैडर पार्टी जो है उसको कहते थे जिसमें कि मेंबरशिप बहुत ही लिमिटेड होता था, जो शुरू में जो टोरी और विग्स जो बने थे, जिसमें मतलब ओपन था ही नहीं मेंबरशिप, मतलब क्लब टाइप की,
वो कैडर पार्टी थी। और कैचोल पार्टी उसका उल्टा है, जो आना चाहो सभी आ जाओ, ऑल। एंड मास पार्टी भी जो थी, जो कैडर पार्टी जब मास पार्टी बनती है, फर्स्ट टाइम जो मास पार्टी बनी वो सोशलिस्ट पार्टीज थी। उसमें जो है मतलब ये था कि मुहिम चलाया गया, मेंबरशिप मुहिम के, आप पार्टी के बनो, खोल दिए गए दरवाजे। मतलब उसमें यही था कि मासेस कैन बिकम द मेंबर, जबकि कैडर पार्टी में इलीट्स कैन ओनली बिकम द मेंबर। यदि आप इतना भी जानते हो तो देखो क्या है, मेंबरशिप मिनिमल एंड इररिलेवेंट, ये कैडर पार्टी के साथ भी जा सकता है, बिजनेस फर्म पार्टी के साथ भी जा सकता है। अभी देखो तो लार्ज एंड होमोजेनियस मेंबरशिप लीडरशिप फॉर्मली अकाउंटेबल टू मेंबर। तो ये जो लार्ज एंड होमोजेनियस मेंबरशिप यदि आप देखोगे तो ये मास पार्टी के साथ ज़्यादा जाएगा। तो 4 का 3 में 2 है। अब चलो आगे देखते हैं, डिसीजन बिटवीन मेंबर एंड सपोर्टर ब्लर्ड, क्योंकि मेंबर ही इतने कम होते हैं, तो शायद ये कैडर पार्टी के साथ जा सकता है। तो 2 का 1 देख लेना। मैं अभी भी अब कंफ्यूज कर रहा हूँ कि नो ऑफिशियल आंसर क्या दिया है, मेरे अनुसार से ए होना चाहिए, चेक कर लेना। हेट्रोजेनस मेंबरशिप ऑर्गेनाइज प्राइमरली एज चीयर लीडर फॉर एलीट, heterogeneous membership organized primarily as cheerleader for elite. Is it catch-all party? Most probably yes. चेक कर लेना, इन्होंने खूब इसको कंफ्यूज कराया है जानबूझ करके पेपर को टफ बनाने के लिए। Who among us the following political scientists argue that there have been retreat of the state in view of globalization? ये तो retreat of state सुनते ही मेरी कितनी बातें आपके कान में आनी चाहिए, जहां मैंने हर बार कहा है, एक बुक लिखा सुजान स्ट्रेंज ने, द रिट्रीट ऑफ स्टेट। तो ये यदि बुक याद है तो आपको सुजान स्ट्रेंज याद होंगी। यहाँ पे केनिची ओहामे हैं, जिनका मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि इनकी ये 2 बुक याद कर लो, ये काफी ज्यादा आजकल क्वेश्चन में टपक पड़ रहे हैं। Which of the following statement are correct about G20 summit that took place in Delhi? इसमें जो पहला ही है, वन अर्थ वन फैमिली तक तो सही है, वन फ्यूचर भी सही, लेकिन वन पास्ट वन फ्यूचर, वन पास्ट घुसा के इन्होंने इसको टफ बनाने की कोशिश की है, पकड़ना मुश्किल है, ये गलत है। यदि ये गलत है तो फिर 1 1 1 और आपको ये मिल जाता है। एक्चुअली जो थीम थी इसकी वो वसुधैव कुटुंबकम था, जिसको कि इसका मीनिंग इंग्लिश में उन्होंने ये भी दिया था, इंडिया ने जब किया था, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। याद रखना चाहिए क्योंकि दिल्ली में हुआ था। ब्रास्टेक जो है वो क्या थी, 1986 87 में एक तरह का मोबिलाइजेशन था इंडियन फोर्स का बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे खास करके, मतलब एक तरह से आंखें तरेड़ने जैसी जो है टेंशन बढ़ चुका था इंडिया पाकिस्तान के बीच। सो इंडियाज न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज प्लान था ब्रास्टेक्स। Who among us the following has divided India's strategic culture into 3 schools, namely Nehruvianism, neoliberalism and hyperrealism? अब ये है मजेदार कॉन्सेप्ट, इस पे आप थोड़ा और समझ सकते हो। नेहरूवियन जो होंगे वो नॉन अलाइनमेंट से जुड़ा हुआ होगा, मोरल आइडियलिज्म से जुड़ा हुआ। नियो लिबरलिज्म तब आया जब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली जमाना आया। और हाइपर रियलिज्म हो सकता है करंट फेज हो, जहाँ पे कि फिर से इंडिया अपने को एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइप की बात कांति वाजपेयी करते हैं, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये तो और भी डिफिकल्ट है। 62 द इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बुक ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स विद इन नेशन। अब देखो पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन आपको याद आता होगा हांस मॉर्गेनथाउ का, पॉलिटिक्स विद इन नेशन उससे मिलता जुलता है। बहुत इंटरेस्टिंग आगे के एग्जाम के लिए ये जोसेफ ला पालम्बोरा ने लिखा है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक है, बट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आप सीधा मैच करोगे अल्मंड से, और यहां देखोगे तो आपको वाओ आपको मुंह से निकल जाएगा, क्योंकि 1 का 2 केवल एक ही में है, बाकी मैच कर लेना। वैसे इसमें लिस्पार्ट जो है वो कंसोसिएशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो आप चलो, और बाकी को तो थेरा स्कोपोल जो है वो रिवॉल्यूशन, स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन नाम की बुक के लिए जानी जाती हैं, तो ये तो आप ऐसे भी मैच कर सकते हो। पेरेजवोर्स्की जो है कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी। एजर्सन है अकॉर्डिंग टू अंडर गुंडर फ्रैंक, जिन्होंने नारा दिया था डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू हिम कैपिटलिज्म कॉन्स्टेंटली जनरेट्स डेवलपमेंट इन सैटेलाइट कंट्रीज। जैसे ही ये लाइन को आप 2-3 बार पढ़ोगे आप बोलोगे व्हाट इज दिस, कैपिटलिज्म कॉन्स्टेंटली जनरेट्स डेवलपमेंट? नो, उनका कहना था कैपिटलिज्म जो है, जो कोर में जो कैपिटलिज्म है वो सैटेलाइट मतलब जो पेरीफेरी
में कंटिन्यूअसली अंडर डेवलपमेंट को जन्म देता है। वो देखने में डेवलपमेंट लगता है, वो दैट इज अंडर डेवलपमेंट। तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, आगे मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं, बाकी उसकी बातें सही है जो लिखी हैं। तो ए जो है वो गलत हो जाएगा। अब यहां पे देखो डियर स्टूडेंट की यदि ए गलत हो गया, मैंने बी को नहीं पढ़ा है, मान लो उसको मैंने पढ़ा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि दोनों गलत हो। इसका मतलब क्या है कि आपको बी को पढ़ना, रीजन को पढ़ना भी नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होगा, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो ये पॉल बैरन से इन्फ्लुएंस थी, आपको मान लो एक नई इंफॉर्मेशन है तो आपके लिए तो ये है। ओके 64 देखिए, एजर्सन है अकॉर्डिंग टू अंडर गुंडर फ्रैंक, जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी के बहुत बड़े थिंकर हैं, उनके अनुसार से ये जो स्टेटमेंट है, कैपिटलिज्म कॉन्स्टेंटली जनरेट्स डेवलपमेंट इन सैटेलाइट। 65 देखिए, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यही है जो यहां लिखा गया है। इट इज ए प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल लर्न एंड डेवलप ओरिएंटेशन टू पॉलिटिक्स। जहां आप समझते हैं स्कूल, कॉलेज, फैमिली, चर्च, मंदिर, मस्जिद, जहां पे आप समझते हैं पॉलिटिक्स क्या है, जहां आपको पहली बार पॉलिटिक्स के बारे में जब आप 16-17 साल के होते तो आपको जो है एक तरह से सोशलाइज किया जाता है पॉलिटिकल वर्ल्ड में। तो ये तो सही है, न्यूमरस एजेंसी होती है, फैमिली, स्कूल, पॉलिटिकल पार्टी, गिव्स इंसाइट इनटू द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड सब कल्चर इन सोसाइटी। अब आलमंड एंड पावल जो है ये सबसे बड़े थिंकर हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के, तो ये क्या क्रिटिसाइज करेंगे, तो यही मिल गया आपको, एलिमिनेशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन, और ये रहा आंसर। 66 देखिए, एजर्सन है इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड, पोस्ट वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर टू, political development and modernization and underdevelopment and dependency have emerged as two broad approaches to comparative politics। यही तो रहा है, एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, लिबरल वर्ल्ड, वो लेकर के आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी, और जो थर्ड वर्ल्ड है खासकर लैटिन अमेरिका में जो थिंकर हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के, वो लेकर के आते हैं अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। अंडर गुंडर फ्रैंक को आपने भी देखा, इमैनुअल वॉलस्टेन आते हैं इसमें, कॉर्डोसो आते हैं, पॉल बैरन को भी आपने अभी इस क्वेश्चन में देखा, और रॉल प्रेबिस आते हैं। रीजनिंग इसका है, मेनी इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव स्टडीड द डेवलपिंग सोसाइटी और न्यू स्टेट विच इमर्ज फ्रॉम कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो इंडियन थिंकर लाइक पार्था चटर्जी से लेके और कई गायत्री स्पिवाक, इन सब ने स्टडी किया है, लेकिन ये इसका कोई रीजन, मतलब रीजन जो है कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो बी जो है इसका सही आंसर है, जो ऑफिशियल आंसर है। 67 फाइंड द करेक्ट वन अबाउट द इंटरेस्ट ग्रुप। अब ये दो टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप की बात करते हैं, सिचुएशनल एंड एटीट्यूडनल। सिचुएशनल वही है जो यहां लिखा गया है, सिचुएशनल इंटरेस्ट ग्रुप आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द डिफेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन इनटू विच इट्स मेंबर आर पुट। वो सिचुएशनल इंटरेस्ट ग्रुप है। सिचुएशनल इंटरेस्ट ग्रुप आर नॉन आइडियोलॉजिकल, वो इस सिचुएशन से गाइडेड होते हैं, कोई आइडियोलॉजी से नहीं। वो यूटिलिटेरियन होते हैं, भाई उस सिचुएशन से जो हमको बाहर निकाले, जो बेस्ट है। तो ये दोनों सही है। एटीट्यूडनल इंटरेस्ट ग्रुप आर प्राइमरली आइडियोलॉजिकल, क्योंकि वो एक एटीट्यूड है, तो आपका एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है, आइडियोलॉजी है। एंड एटीट्यूडनल इंटरेस्ट ग्रुप ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन सोसाइटी बाय पीसमेल रिफॉर्म और स्वीपिंग रिवोल्यूशनरी चेंज। ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, तो ऑल करेक्ट होगा। आपको पढ़ के लगेगा कि आप किसी को काट नहीं सकते हो, कोई क्रूड स्टेटमेंट नहीं है। ये जो मैच करना है ये भी बेहद डिफिकल्ट है क्वेश्चन। ये सब मतलब ये सब टर्म जो है बहुत नोन है, लाइक मेल डेमोक्रेसी, जहां पे कि वुमेन को फ्रेंचाइजी नहीं है, तो वो तो मेल डेमोक्रेसी शुरू में ऐसे ही थी। ट्यूटलर डेमोक्रेसी, जहां पे कि मतलब आपको जो जो वोटर हैं या जो जो इलेक्टोरेट हैं उनको बच्चा समझा जाता है, मतलब गाइडेड डेमोक्रेसी टाइप का ट्यूटलर डेमोक्रेसी। कहने को डेमोक्रेसी, इलिबरल डेमोक्रेसी, फरीद जकरिया ने इसको काफ़ी पॉपुलराइज किया है, लेकिन डोनाल्ड इमर्सन भी इसके लिए जाने जाते हैं। मतलब डेमोक्रेसी जो कि कहने को ही लिबरल है, इंस्टीट्यूशन पे पूरी तरह कब्जा है, जो इलीट शासन करते हैं, और हर मामले में वो इनटॉलरेंट है, कोई कुछ बोले अपोजिशन में जेल में डाल दो। प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी भी जो है वो उसी टाइप का है, एक तरह का गार्जियन डेमोक्रेसी। इट इज़ नॉट फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी, काफ़ी एक तरह का कंट्रोल्ड सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये सभी टर्म तो जो है एक हाइब्रिड रिजिम को दर्शाते हैं, फॉल्टी डेमोक्रेसी को दर्शाते हैं, जिसमें कई कंट्री अभी कही जा सकती हैं, लेकिन ये थिंकर्स जो हैं बहुत अननोन है। इसका सही आंसर सीधा मैच्ड है,
लेकिन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं और इस पर पढ़ने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन। Who defined social movement as a collective challenge by people with common purpose and solidarity in sustained interaction with elites, opponents and authorities? अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि कौन कहा है, लेकिन मुझे भी पता नहीं था, नेट पे मैंने देखा तो अधिकतर जगह जो मिलती है वो सिडनी टैरो मिलती है। ये तो कहीं नहीं मिलता, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं और रिसर्च करके चैलेंज कर सकते हैं। यूएन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मुझे तो आपको पढ़ाते पढ़ाते याद है कि 1945 में तो कोई इसका नाता ही नहीं था। उस समय तक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई जानता भी नहीं था। ये 1988 में ये बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी के द्वारा। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन, और 1 1 1 तो आपको आंसर मिल जाता है। बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं होता है कि एब्सोल्युटली फ्री और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन होता है। फ्री ट्रेड का मतलब जैसे इंडिया ने यूके के साथ साइन किया, यूएई के साथ, इसका मतलब ये होता है कि आपको हम मिनिमल टैरिफ या मिनिमल रेस्ट्रिक्शन करेंगे ट्रेड में, जो हम किसी कंट्री के साथ उससे अधिक फेवर नहीं करेंगे। दैट फेवर वी विल डू विथ यू, काइंड ऑफ, उसको फ्री ट्रेड कहते हैं। इट इज नॉट दैट कि जो डंप करना है डंप कर दो हमारे यहाँ। तो 2 जो है एलिमिनेशन है, तो 2 2 2 और ये मिल गया आपको आंसर। एजर्सन इलेक्टोरल ऑथोरिटेरियन रेजिम, इसका मतलब है कि केवल इलेक्शन से आप जीतते हो, उसके बाद आप एक राजा की तरह बिहेव करते हो। एक बार इलेक्शन में जीत गया, फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सारा इंस्टीट्यूशन आपके कब्जे में। सो इलेक्टोरल ऑथोरिटेरियन रेजिम सेट अप द होल इंस्टीट्यूशन लैंडस्केप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक फैकेट क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट, जुडिशरी और सीवीसी, इलेक्शन कमीशन सभी बनाए जाते हैं, लेकिन वो सब जो हैं वो जो रेजिम होते हैं उसके पॉकेट में होते हैं। रीजनिंग है, इलेक्टोरल ऑथोरिटेरियन रेजिम डू नॉट एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशंस, इलेक्शंस, पार्लियामेंट सभी वो एस्टैब्लिश करते हैं। डू नॉट नहीं है, सब करते हैं, केवल एक फैकेट है, वो एक्चुअल में वो ऑथोरिटेरियन रूल है। तो ए जो है वो सही है, तो आर जो है अपने आप में जो है गलत, क्योंकि दोनों सही तो है नहीं। तो एक यदि इनकरेक्ट है मतलब आर, तो दूसरा करेक्ट खुद हो जाएगा, ये सही है। ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। यहां पे देखो इन्होंने क्या बेवकूफी की है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, नो, जे सुब्रमण्यम नहीं है, एस जयशंकर हैं। और जे सुब्रमण्यम जो है इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे, इसलिए इसको आपको चैलेंज करना चाहिए कि मेजर एरर है, आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। इसलिए मैं इस पर तो डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं, इसको चैलेंज कीजिए। इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अब यहां पे देखो ये कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट करती है सीडीएस को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो फर्स्ट मिनिस्टर रावत थे जिनकी डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी हायर पोस्ट जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको मिल गया क्रूड 4 4 4 और ये मिल गया आंसर। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, ये आंसर भी गलत है, क्योंकि इज हेडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जबकि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब है कि 1 भी गलत है। इसका मतलब इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए इसको चैलेंज कीजिए, क्योंकि इसका ऑफिशियल आंसर है बी, जो कि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 4 भी गलत है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल चैलेंज किया जाना चाहिए। इसके लिए आपको तमाम प्रूफ आपको इंटरनेट पे है। चैलेंज, इसको भी चैलेंज कीजिए। द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1980, ये बिल्कुल ट्रू है। और ये कहना कि दिस एक्ट एम्स टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर हेयर विद, यही इसको एक्सप्लेन करता है। ये एक्ट क्यों आया, ये तो एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये बिल्कुल ए होना चाहिए, ना कि बी जो इन्होंने कहा है, इसलिए इसको चैलेंज कीजिए। इसको भी चैलेंज कीजिए, क्योंकि इंडिया एंड रशिया एलिवेटेड देयर रिलेशनशिप टू स्पेशल एंड प्रिविलेज वन इन 2010, ना कि 2011। दिसंबर 2010 में किया था, इसलिए गलती से इन्होंने कर दिया है। कई जगह नेट पे गलत ये दिया हुआ है, लेकिन इसका सही दिसंबर 2010 है। तो इसको भी आप चैलेंज कीजिए, इनवैलिड चैलेंज। ये खासा आसान है, ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको याद होना चाहिए। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कौन चेयर हैं किस साल। 2025 के चेयर जो हैं वो ब्राजील हैं, और 2026 का इंडिया है ब्रिक्स, याद रखिएगा। 1 का 3 और ये आपको आंसर मिल गया।
इंडिया एंड श्रीलंका सार्क में दिखते हैं, बिम्स्टेक में दिखते हैं, एससीओ में बिल्कुल श्रीलंका नहीं है, और सीसा जो है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया है, इसमें इंडिया और श्रीलंका है। वैसे आपको जानने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि सार्क और 1 और 3 देखो, 1 और 3 ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें केवल 2 को आप एलिमिनेट करोगे तो आपको जो है आंसर मिल जाता है 2 2, तो एक ही बचता है। फाइंड द फैक्ट्स अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश। यहाँ पे आप जरा जब इस पे आओगे, मैंने इसको बहुत गौर से जब पढ़ा तो मैंने देखा बांग्लादेश इज इंडिया बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया से जो डिफेंस एक्सपोर्ट होती है उसका सबसे बड़ा बाजार बांग्लादेश है। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश चाइना से खरीदेगा, इंडिया से नहीं। आपको पता है वो चाइना के काफ़ी क्लोज है, और वैसे भी हम कोई आर्म के बहुत बड़े हम लोग सप्लायर हैं नहीं। तो 2 को यदि आप एलिमिनेट करते हो 2 2, तो एक ही आंसर, और यही आंसर सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक इनिशिएटिव है फॉर इनहांसिंग सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन ओशन रीजन थ्रू कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम नेबर्स। तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी, याद रखने वाली बात है, रोट लर्निंग। बिम्स्टेक के बारे में यहाँ पे तो एच मुझे नहीं लगता है कि है। बिम्स्टेक के बारे में इसमें सभी सही है, 1997 में स्टैब्लिश हुई, 7 मेंबर हैं, जिसमें 2 मेंबर जो है वो थाईलैंड एंड म्यांमार जो है वो आसियान के आ जाते हैं, और 2 मेंबर जो सार्क के हैं वो पाकिस्तान और मालदीव इसमें नहीं है। ये भी सही है, ऑर्गेनाइजेज इंटर गवर्नमेंटल इंटरेक्शन थ्रू समिट्स, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। और लास्ट अभी जो समिट है वो थाईलैंड में हुई है जब भूकंप आया था म्यांमार सब में अप्रैल में। तो ये सब सही है, ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ। मुझे बिल्कुल ये नहीं पता चल रहा था कि ये कब हुई है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी एंड ऑल, मुझे ये फैक्ट पता नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने क्रैक किया, आप भी कर सकते हो यदि आपका ब्रेन कूल है। कैसे? देखो, मोदीज फर्स्ट विजिट टू सेंट्रल एशिया एज पीएम। अब यहाँ पे देखो, मोदी जी 2014 में बनते हैं, तो 2009 में तो नहीं जा सकते ना, 2012 में तो नहीं जा सकते ना, तो या तो 2015 में गए होंगे, 2022। आपको लगता है कि सेंट्रल एशियन इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र है इंडिया के लिए, हमारा नियर नेबर है, और वहाँ पे मोदी जी जो है वो 8 साल बाद जाएंगे अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? कोई भी बोलेगा, कोई भी कॉमन सेंस से बोलेगा नहीं, 2015 में गए होंगे, और यही सही है। तो 2 का 4 से जैसे ही आप मैच करोगे ना, वाओ, और आपका ये मैच हो गया। दिस वे डियर स्टूडेंट, यदि अपने ब्रेन को आप कूल रखें तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी क्रैक कर सकते हैं जो आपको देखने में सीमिंगली डिफिकल्ट लगे। 83 देखिए, इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एम्स टू एनहांस फिजिकल, डिजिटल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी एंड ऑगमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। ठीक है, बिल्कुल ये तो सही है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो मोदी जी ने भी दिया है, तो ट्रू है। इंडियाज इमीडिएट नेबरहुड है क्या? ये कहता है साउथ, सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन। इतना दूर तक तो नहीं, हमारी जो साउथ एशियन कंट्री है, इमीडिएट नेबरहुड तो हम उसी को बोलते हैं। उसके बाद यदि थोड़ा सा जो, जिसको कि हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो उसमें साउथ ईस्ट एशिया आएगा, उसमें हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक जा सकते हैं, इधर स्वेज कैनल तक। लेकिन सेंट्रल ईस्ट एशियन सभी जो है वो तो हम नहीं कह सकते कि हमारा इमीडिएट नेबरहुड है। इसलिए आर को आप गलत कर दीजिए, ए को सही कर दीजिए, सी। 84 Parliament of India by law determine to what extent any of the rights conferred by Part 3 of the Constitution shall in their application. Basically ये आर्टिकल 33 है जो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है वो ऐसे एरिया में नहीं भी लागू हो सकते हैं यदि पार्लियामेंट कानून बना दे, जो कि आर्म फोर्स के दायरे में आता है, या जो मेंबर ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर उनके ऊपर है, या मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स के ऊपर है, या पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बाय द स्टेट फॉर पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस, इनके ऊपर भी फंडामेंटल राइट नहीं वो एंजॉय कर पाएंगे यदि पार्लियामेंट कोई कानून बना दे। चौथा इसमें उन्होंने लिखा है आर्टिकल 33D में, पर्सन एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ ब्ला ब्ला फॉर द फोर्स। मतलब जो टेलीकॉम सिस्टम जो आर्मी के लिए है, उनके जो पर्सनल है उनके मेंटेनेंस के, उन पे भी पार्लियामेंट कानून बना करके फंडामेंटल राइट को लागू करने से रोक सकती है या कुछ दूर तक रोक सकती है।
ये क्वेश्चन इस टाइप का, इसमें ये तो है ही नहीं कि मेंबर ऑफ पंचायती राज, और ये कॉमन सेंस से आप सोचोगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर को क्यों पार्लियामेंट कानून बना के फंडामेंटल राइट रोक देगी, तो 4 तो बिल्कुल क्रूड है, तो आंसर मिल जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको ये सिखाता है, जो आजकल काफ़ी सेटर पूछने लगे हैं, कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल को लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ मैच कीजिए तो ये बहुत आसान है, मॉन्टेक चेस्टनट रिफॉर्म 1919, कोई भी जानता है इसको, एक ही से आपका काम हो जाएगा, 1 का 3 और वाओ। 86, the procedure for amendment is described in Article 368. Everybody knows, very easy information. Yes, true. Bill for the amendment of the Constitution can be introduced in the either house of any state assembly. State assembly नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती है अमेंडमेंट बिल, केवल पार्लियामेंट को ये राइट है, ये आपको जानना चाहिए, इसलिए आर जो है इनकरेक्ट है, ए सही है। द वर्ड पार्लियामेंट इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा टपक पड़ते हैं कि ये किस लैटिन वर्ड से आया है, इवन थ्योरी और ब्यूरोक्रेसी एंड मेनी अदर। तो पार्लियामेंट जो है ये तो डिफिकल्ट है इसको कहना, पार्लर से आया है जो कि फ्रेंच वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है टू स्पीक, टू टॉक, इसलिए ये बातें करने, चौ चौ पोपो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, नॉट मच सब्सटेंस बातें करने के लिए। यदि मेरे बात से आपको लगता है कि पार्लियामेंट को मैं थोड़ा मतलब ये कह रहा हूँ, डिग्रेड कर रहा हूँ, तो एक्चुअली जो कंडीशन है, पार्लियामेंट वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन हैज बिकम ए प्लेस वेयर पीपल टॉक, जस्ट टॉक। 88, to qualify for the election as president of India a person must, अब अगेन इन्होंने जो है सीधे आर्टिकल पढ़ के लिया है, कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, ये बिल्कुल सही है, एज 35 ईयर होना चाहिए, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए, सभी सही है, आर्टिकल को पढ़िए। मैच करना है, अब ये भी बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने कई बार कही है, जैसे प्राइमस इंटर पेरिस, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर एज फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल, सभी जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उसमें जो एक है वो प्राइम मिनिस्टर है। आगे जो है लॉर्ड मॉर्ले, वही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाले, वही लॉर्ड मॉर्ले ने कहा है, तो वैसे वॉल्टर बैगॉट ने भी कहा था इसको, तो ये बिल्कुल सही है, ये पूरे मैच्ड है। चलो और इसको पढ़ लेना आप। Prime Minister as Moon Among the Star, William Vernon. Prime Minister as the Steersman, Ramsay Muir. Prime Minister as elected monarch. Elected monarch. Election, लेकिन वो किंग की तरह बिहेव करते हैं, हिंटन, चेक कर लेना। Adjacent है, according to Article 129 of the Indian Constitution, the Supreme Court shall be a court of record. और इसी आर्टिकल में ये कहते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के चलते जो है उनको वो भी पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ये ट्रू है। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ही यही होता है, वेयर द एक्ट्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर केप्ट फ्रॉम मेमोरी एंड टेस्टिमनी एंड प्रेसिडेंट्स तय करता है, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो वो खुद कानून बन जाता है, इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो ये उसको एक्सप्लेन भी करता है। 91, who is stated election are an opportunity to educate the people on political issues. अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, लेकिन आप जानते हो तो जानते हो, वेरी डिफिकल्ट, एंड डोंट वरी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन काफी आसान है, क्योंकि देखो, फाइंड आउट द करेक्ट वन अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर। यदि आपने अच्छे से तैयारी की है यूजीसी नेट की, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के सुकुमार सेन थे, ना कि नागेंद्र सिंह। जैसे ही 1 को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 1 और आंसर मिल जाएगी, बाकी सब सही है, इसका मतलब है। Adjacent, the formation of the first Janta government at the center in 1977 was the result of accommodative attitude of its constituent political groups. Of course, सभी ने मिल करके जेपी के नेतृत्व में इतने दल मिले, तब तो जाकर के सरकार बन पाई, तो ये सही है। चरण सिंह हेडेड द फर्स्ट जनता गवर्नमेंट, वी ऑल नो कि नहीं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह तो बाद में बने थे थोड़े दिन के लिए, मोरारजी देसाई वाज फॉर मोर देन 1.5 ईयर, तो ये तो बिल्कुल आर गलत है, तो आर गलत है, तो ये सही है, आसान। Which of the following regional political party in India secured third highest number after Congress and BJP, of course, in 17th लोक सभा? 17th लोक सभा मतलब जस्ट पिछली वाली, अभी जो है 18th है, ये आपको जानना पड़ेगा कभी 18th है, तो आप कंफ्यूज हो गए 17th थी कौन, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि 2019 से 2024।
तो 2019 से 2024 में जो डीएमके थी वो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स उनको मिलते हैं, करीब 30 से ऊपर, 35 से ऊपर। यहां मैच करना है क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, वी ऑल नो देवगौड़ा 1996, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट बीपी सिंह 1990, किसी से भी आपका मैच हो जाएगा। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स का एलपीजी कहते हैं 1991, तो फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो आसान है, किसी से भी मैच कर सकते हैं। 96, after 1989 Indian politics has witnessed the decline of Congress and rise of BJP. ये बिल्कुल सही है, यही तो हुआ है। Since 1989 Lok Sabha election, the votes polled by Congress and BJP add up to more than 50% except in 96, 2004, 2009. मतलब ये है कि कांग्रेस बीजेपी का वोट परसेंटेज 50% ज्यादा होता है, बाकी में ही सारे दल होते हैं। तो ये भी बात सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों मतलब राइज ऑफ बीजेपी हो रहा है, कांग्रेस डिक्लाइन, इसलिए बी इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर दिया है सही है। हाउ मेनी टाइम्स लोकपाल लोकयुक्ता एक्ट को अमेंड किया गया है? तो एक ही बार किया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि लोकपाल चुने ही नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उसमें था कि लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और कोई उस टाइम ऑथराइज लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि 10% सीट कांग्रेस नहीं ला पाई थी, इसके चलते इसमें अमेंडमेंट करना पड़ा था। तो वंस इन 2016 ये बिल पास हुआ था 2013 में। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पे कि गारंटीड रोजगार मिलती है रूरल एरियाज में। कवर ए टोटल ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया, यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये पूरे जितने इंडिया के रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर करता है। वो 700 हैं कि नहीं है, टोटल इंडिया में डिस्ट्रिक्ट अराउंड 784 है, उसमें से कुछ प्योरली अर्बन डिस्ट्रिक्ट है, उनको यदि छोड़ दें तो बाकी डिस्ट्रिक्ट रूरल डिस्ट्रिक्ट में कवर्ड है। तो इट इज नॉट दैट कि एक फिक्स नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बट ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट में है। तो 2 को आप निकाल दीजिए, 2 और आपका मिल जाता है आंसर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसको आपको चैलेंज करना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सभी सही हैं। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये 2020 में जो है ये जो है, अब यहाँ पे देखो इट केम इनटू बीइंग, अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। यदि इसका मीनिंग ये है कि ये कब से जो है इफेक्ट में आया, तो ये 2020 से इफेक्ट में आया, जबकि इनैक्ट ये 2019 में ही हो गया था। यदि इसका मीनिंग ये है कि एक्ट कब से जो है इनैक्ट हुआ, तो 2019, तब ये जो है 2020 कहना गलत हो जाएगा। इन दैट केस इनका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन इसका जो जनरल मीनिंग है कि इट केम इनटू बीइंग का मतलब है कब से इफेक्ट में आया, तो 2020 सही होगा, तब इसका आंसर जो है ऑल करेक्ट होगा, जो कि कोई इसमें से है ही नहीं। इसलिए इसको बिल्कुल आपको चैलेंज करना चाहिए, ये कहते हुए कि इट इज हाईली कंफ्यूजिंग, और इसका मीनिंग दोनों तरह समझा जा सकता है। 100 नंबर, द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट ने उन डिस्ट्रिक्ट को रखा है जहां पे कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पिछड़ी जातियों, खास करके शेड्यूल कास्ट की है, और वो डिस्ट्रिक्ट का और सब मामलों में थोड़े दूसरे डिस्ट्रिक्ट से थोड़े पीछे रह गए हैं, इसलिए उनको नाम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्पेशल जो है तवज्जो देके, क्योंकि वो थोड़े पीछे रह गए, उनको आगे लाने की कोशिश करने की कवायद है। ये 2018 में लॉन्च किया गया था, और 112 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ ऑलमोस्ट 780 डिस्ट्रिक्ट जो है उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया है। सो ये ठीक है, ये उसी को एक्सप्लेन भी करता है, तो ए इज ओके। अब डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको थैंक्स दूं और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूं, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मैंने काउंट किया आपके लिए, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि सर बताएं कितने इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। अबाउट 45 क्वेश्चन जो है मुझे डिफिकल्ट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगे, इसके चलते ये पेपर डिफिकल्ट है। इसका मतलब है यदि आप बहुत ब्रेन को कूल रख रहे हो तो आप 55 तो बना सकते हो, और गेस करके जो डिफिकल्ट है उसमें 10 और बना सकते हो, 65। इसलिए 70 के ऊपर यदि कोई भी स्टूडेंट लाता है, 2-3 मेरे स्टूडेंट ने मुझे लिखा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्कोर है आपको क्वालिफाई करने के लिए 70 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बताएं। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग नेट जेआरएफ दिसंबर बैच का, जो आपको यूजफुल है सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएसबी, पीजीटी एंड आरपीएससी जैसे एग्जाम के लिए भी, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं विथ योर मेल, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर एट polschelp@polschelp.in। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ इसी सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रिपेयर इन गुड स्पिरिट। बाय।